Chapter number 11, Inflation and Unemployment. Inflation, rise in price level causes a fall in value of money. वो कहते हैं किसी चीज की कीमत में इजाफा पैसे की जो वैल्यू है वो कम कर देता है। क्योंकि अगर आपके पास 100 रुपए है, कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हो सकता है वो चीज 20 रुपए की है तो आप उसके 5 यूनिट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज 50 रुपए की हो गई है तो आप 2 यूनिट खरीद सकते हैं। तो ऐसे लग रहा है कि आपके पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस में इजाफा हो गया किसी प्रोडक्ट की। इसके बाद राइज इन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही बात है कि गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू में इजाफा हो जाता है। अगर 20 रुपए की चीज थी पहले तो अब 30 की हो गई है, तो अब जब वो एक्सपेंसिव हो गई है तो उसकी वैल्यू बढ़ गई है। नॉट चेंज इन प्राइसेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एवरेज प्राइस ऑफ ए बास्केट ऑफ गुड्स इंस्टेड ऑफ ए पार्टिकुलर गुड। वो कहता है कि हम ओवरऑल ये देखते हैं कि एक बास्केट ऑफ गुड्स को देखते हैं, हम एक स्पेसिफिक एक कमोडिटी को इसमें नहीं देखते, बास्केट ऑफ गुड्स की एवरेज प्राइस को हम देखते हैं। Consistent rise in overall price level instead of a particular year. Measure of rate of increase in general price level of a predetermined basket of goods and sources of an economy. Goldman definition of inflation: too much money chasing too few goods. वो कहता है कि बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम चीजें खरीद सकता है। Samuelson, rise in general level of prices. वो कहता है कीमतों में इजाफा ये महंगाई शो करता है, इन्फ्लेशन शो करता है। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन: प्राइसेस ऑफ ए सेट ऑफ गुड्स इन वन टाइम। एक वक्त के अंदर चीजों के एक सेट की कीमतों में जो इजाफा है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। हाउ मच दे हैव इंक्रीज्ड और डिक्रीज विद टाइम। वक्त के साथ साथ उनमें कितना इजाफा या कमी हुई है। Prices of some goods can be increased and of other goods can be decreased, but overall change in price level is an indication of the inflation level. वो कहते हैं कि कभी कभी चीजों में इजाफा भी हो सकता है और कुछ चीजों में कमी भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि इजाफा हुआ या कमी हुई है, तो उससे हम कहते हैं ये हमारी महंगाई को इंडिकेट करता है, शो करता है। द मोस्ट कॉमन मेथड इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए एक मेथड है जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। Rate of inflation is measured on annual basis because it shows the annual change in price of basket of consumer goods. कंज्यूमर गुड्स वही चीजें जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, जो कि हमारी फाइनल गुड्स होती हैं, जो बेचने वाले के लिए एक इन्वेंट्री होती है, जो सेलिंग पर्पस के लिए चीजें होती हैं, जो कंज्यूमर लेते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहता है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑन एनुअल बेसिस। सालाना तौर पर इन्फ्लेशन महंगाई के रेट को मेजर किया जाता है। क्यों? बिकॉज इट शोज द एनुअल चेंज इन प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड। वो कहता है कि ये जो बहुत सी चीजें हम देखते हैं, उनके जो हम चेंज देखते हैं प्राइसेस का, वो हम एनुअली देखते हैं कि इस साल में कितना चेंज आया है उनकी प्राइसेस में। तो इसलिए सालाना एनुअल बेसिस पर हम इन्फ्लेशन या महंगाई के रेट को मेजर करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ए मेजर ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो कहते हैं कि एक तरीका है कि इसको मुख्तलिफ बास्केट ऑफ गुड्स की एवरेज प्राइसेस को चेक करने के लिए। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द प्राइस चेंज फॉर ईच आइटम इन द प्री डिटरमिन्ड बास्केट, एवरेज देम एंड देन वेटिंग बाय देयर इंपॉर्टेंस। यहाँ पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंस की बेस पर हम किस तरह से चीजों को सीक्वेंस उनको दे सकते हैं कि जो चीज महंगी है वो समझा जाता है कि इसकी ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज सस्ती हो वो यही समझा जाता है कि ये शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इट इज एन इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब समझ ले एक सिग्नल टाइप। इट इज एन इंडेक्स बिकॉज द चेंज इन प्राइसेस आर मेजर्ड इन रिलेशन टू एन इंडेक्स ऑफ 100। ये एक फार्मूला इसका बताया गया है कि 100 की बेस पर इसको हम चेक करते हैं। इफ द प्राइसेस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेस फ्रॉम 150 टू 165, then the new price in index terms would be 110। वो कहता है अब यहाँ पर देख लें जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है सपोज 150, उसको हम 100 के बराबर समझें और उसमें 10% इजाफा हुआ है तो 15 रुपए बढ़कर 165 हो गई है। तो 150 को हमने 100 समझा और 10% का इजाफा हुआ तो टोटल 110। The reason that the items are weighted is that certain goods and services contribute to the cost of living more than others. For example, most people buy food as an everyday occurrence, and so a change in price will affect the cost of living. However, people may only infrequently purchase a house. However, it still plays a role in the rate of inflation. जाहिर सी बात है जो रोजमर्रा की हमारी चीजें हैं जो हमारे लिए ज्यादा क्रूशल और नेसेसरी हैं उनका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी चीजें अगर महंगी हो जाए तो वो भी इन्फ्लेशन में काउंट होगी, लेकिन ज्यादा वो कहते हैं इम्पैक्ट किस चीज का है, जो हमारी डेली बेसिस वाली इस्तेमाल की चीजें हैं। इधर एक्सप्लेन करते हैं। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर इज इक्वल टू प्राइस इनटू वेट डिवाइडेड बाय वेट्स। ये किस तरह से प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, कि हमने इस साल के प्राइस इंडेक्स को फाइंड करना है, तो वो उसने कोई भी फिगर दे दिया है। अब वो कहते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस इंडेक्स फ्रॉम वन ईयर टू अनदर।
हमने यही देखना होता है ना कि पिछले साल और इस साल महंगाई में कितना इजाफा या कमी हुई है, तो हम उनको कंपेयर करते हैं। सपोज दैट प्राइस इंडेक्स ऑफ लास्ट ईयर वाज, पिछले साल उसका इंडेक्स इतना था 85 89.5, देन द इन्फ्लेशन रेट दिस ईयर विल बी। अब इस साल हमने इन्फ्लेशन रेट को फाइंड करना है कि महंगाई कितना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्राइस इंडेक्स करंट ईयर इस साल की माइनस प्राइस इंडेक्स लास्ट ईयर पिछले साल की, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। जो आंसर निकलता है हम कहते हैं इसका मतलब है इस टाइम महंगाई इतने परसेंट है। Limitations not fully representative because CPI consumer price index takes the average basket of goods. This would not be reflective of what everyone is faced with. Single people will have different spending habits to married couples as will rich and poor families. वो कहते हैं ये जो फॉर्मूला है ना हमारा फाइंड करने का इन्फ्लेशन को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, ये एवरेजेस के बेस पर लेता है। तो एवरेज तो हम ओवरऑल लेते हैं, अब उसके अंदर इंडिविजुअल बेसिस का हमें पता नहीं होता। हमें पता हो कि हमने एफएससी में 1000 मार्क्स लिए हैं, अब उसके बेस पर हम कहते हैं कि ये सपोज 95% मार्क्स हमने लिए हैं, हर सब्जेक्ट में से हमारे 95% मार्क्स आए हैं, लेकिन हकीकत तो ऐसे नहीं होती, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं, लेकिन हम एवरेज लेते हैं। तो वो कहते हैं ये मेथड हमें एवरेज बता रहा है, लेकिन ये कि ये एक्यूरेट और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्यों? हम अगर समझ लें कि ओवरऑल महंगाई का इतने लोगों के ऊपर इतने परसेंट इजाफा हुआ है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अमीरों के ऊपर इतना असर नहीं पड़ता, गरीबों के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है, या जो सिंगल लोग अनमैरिड उनकी हैबिट्स डिफरेंट होती हैं स्पेंडिंग की, खर्च करने की, जो मैरिड लोग उनकी डिफरेंट होती हैं। Changing quality of goods and services. A price rise may come because of an improvement in the quality of good, or it may be due to an increase in cost. This is not distinguishable and can be problematic if a price rise is wrongly attributed and inflationary, when in fact it is for a superior product. वो क्या कहता है, ए प्राइस राइज में कम अबाउट बिकॉज ऑफ एन इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। वो कहते हैं किसी चीज का महंगा होना, उसकी कीमत का राइज होना, बढ़ना, इस वजह से भी होता है कि अगर उसकी क्वालिटी बेहतर हो गई है, या इस वजह से भी हो सकता है कि वो चीज पीछे से हमें महंगी पड़ रही है, इसलिए हम आगे मजीद उसको महंगा करके बेच रहे हैं। Index number problems. It is debatable which is the most appropriate base year, as this can drastically change the values of number. Spending pattern. It ignores the spending pattern of individual, कि किस वे में वो पैसों को स्पेंड कर रहे हैं। Degrees or levels or types of inflation. Moderate inflation. It is also called low inflation, when rate of inflation remains within range of 10 to 20% per annum. On the lower side, if it remains less than 5% per annum, it will be called as a creeping inflation. On the upper side, if it exceeds over 5% per annum, PA मतलब per annum, सालाना, it will be called as floating inflation. इसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज रैपिड मतलब तेज इन्फ्लेशन, अनकंट्रोलेबल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ए प्राइस राइज विद एक्सट्रीमली हाई स्पीड इवन ओवर ए मंथ और वीक इज रेफर्ड टू एज हाइपर इन्फ्लेशन। प्राइसेस इंक्रीजेस सो क्विकली दैट मनी बिकम्स वर्थलेस। चीजों में इतना इजाफा हो जाए कि हमारे पैसे की वैल्यू जो बहुत कम लगे। इट इज नो लॉन्गर ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस। Prices increases so quickly that people begin to hold things that can be used to barter. वो कहते हैं चीजें इतनी महंगी हो जाती है कि लोग फिर चीजों को स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि फिर अपनी चीजें किसी और को दें जो जरूरत हो, और जो उनको जरूरत हो वो किसी और से चीजें ले लें। डिफ्लेशन ए कॉन्ट्रेरी और अपोजिट टू इन्फ्लेशन। वो कहते हैं ये महंगाई के उलट है। एवरेज प्राइस लेवल डिक्रीजेस कंसिस्टेंटली। इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई, चीजों की कीमतों में इजाफा। डिफ्लेशन चीजों की कीमतों में कमी। स्टैगफ्लेशन is a marked with slow economic growth combined with high unemployment, leading to economic stagnation with higher inflation and reduced gross domestic product. वो क्या कहते हैं? higher inflation and reduced gross domestic product, GDP जिसे हम कहते हैं, मतलब ओवरऑल हमारे मुल्क के अंदर गुड्स और सर्विसेज की जो वर्थ हो। इसके बाद है कॉस्ट और इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। Debtors benefit from inflation because inflation reduces the value of money or purchasing power, and debtors pay less in the real terms. Conversely, creditors suffer during the period of inflation because they receive less in real terms. मैंने हमेशा कहा था एक होती है इनकम, एक होती है रियल इनकम। इनकम मतलब आपकी जो सैलरी वगैरह आमदन आ रही है किसी कारोबार से या किसी जॉब से, लेकिन एक होती है रियल इनकम, उसका मतलब होता है परचेजिंग पावर। अब आपकी सैलरी से आप कितनी चीज खरीद सकते हैं या किसी चीज को खरीदने की आप सलाहियत कितनी रखते हैं, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। आपकी सैलरी 10,000 थी, 10,000 में आपने किसी चीज के पहले 2 यूनिट खरीदे, अब आपकी सैलरी वही 10,000 है,
आपकी इनकम वही है, लेकिन अब किसी चीज से यूनिट आप 2 की बजाय 3 खरीद सकते हैं। क्यों? क्या अभी आपकी सैलरी बढ़ी है? नहीं, सैलरी तो उतनी है, आमदन इनकम उतना ही है, लेकिन अब चीजों को ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो चीज सस्ती शायद हो गई है, जिसकी वजह से आप उसके आप ज्यादा यूनिट खरीद सकते हैं। तो आपकी पावर खरीदने की बढ़ गई है, परचेजिंग पावर, या इसे रियल इनकम कहते हैं, ये बढ़ गई है। तो वो कहता है कि जब महंगाई आए तो उसमें एक बंदा जो कर्जा दे रहा है और एक जो कर्जा ले रहा है, उन दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जिस बंदे ने 2015 में किसी को 1 लाख रुपया कर्जा दिया, अब उसने कहा कि 2020 में वो वापस करेगा। अब 2015 में उस 1 लाख की वैल्यू ज्यादा थी, तब इतना महंगाई नहीं थी, लेकिन 2020 में महंगाई बढ़ गई तो उस 1 लाख की वैल्यू बहुत कम लगी। तो अब इस टाइम 2020 में अगर देखा जाए तो जिसने 2015 में 1 लाख दिया था, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी, अब वो वापस 2020 में 1 लाख ले रहा है, तो अब उसकी इतना वैल्यू नहीं है। तो यही लग रहा है कि उसका नुकसान हुआ जिसने कर्जा दिया था। और जिसने कर्जा लिया था उसने 2015 में 1 लाख ले लिया, तो उसने शायद उससे बहुत ज्यादा काम किया हो, कोई कारोबार कर लिया हो, लेकिन अब वो 2020 में वापस कर रहा है, तो अब शायद 1 लाख की वैल्यू ऐसे लग रही है जैसे कोई 30-40 हजार हो। तो उससे एक किस्म का फायदा नजर आ रहा है, फायदा लग रहा है कि उससे फायदा हुआ है। रियल में, पावर में हम चेक करते हैं तो कन्वर्सली क्रेडिटर सफर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन बिकॉज दे रिसीव लेस इन रियल टर्म्स। वो कहते हैं अगर हम एक्चुअल में देखा जाए कि इनकी अब वर्थ कितना रही है, तो उस हिसाब से वो कहते हैं ऐसा लग रहा है जिसने कर्जा दिया था उससे अब नुकसान हो रहा है। Entrepreneurs with high and volatile inflation, businesses are less likely to commit to big projects as they are uncertain as to the economic future. Fixed income group. Higher inflation can have a regressive effect on lower income families and elderly people in society, especially if the price of goods and utilities increases drastically. Higher inflation can have a regressive effect on lower income people. जाहिर सी बात है, एक अमीर बंदा एक गरीब है, तो महंगाई का ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ेगा? गरीब के ऊपर। Investors, in response to high inflation, governments may increase the interest rates. This will increase the cost of businesses getting a loan, which may stifle or decrease the investment. अब यहाँ पर देखें, अगर सूद बढ़ेगा किसी कर्जे के ऊपर तो कोई सूद नहीं लेगा, तो जिसकी वजह से कारोबार करना महंगा हो जाएगा। Government, rapid inflation also hurt the government in different ways. It reduces the purchasing power of the people and government has to spend more money to compensate purchasing power. Furthermore, rising inflation forces the government to have a cut on its expenditure, while it reduces the pace of development of a country. जाहिर सी बात है, हुकूमत भी हमारे ऊपर जो खर्चा करती है, वो कहता है कि अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो हुकूमत को इस चीज से रोकती है खर्चा करने से, जिसकी वजह से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी मुल्क की तरक्की की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। बिजनेस कंपेटिटिवनेस, if prices in one country are higher than other, then when selling the comparable goods, the country with lower inflation will have a lower price and therefore have much more better। यहाँ पर चेक करें कि वो कहता है अब किसी मुल्क में एक मुल्क में महंगाई है, चीजें महंगी हैं, दूसरे मुल्क में चीजें सस्ती हैं, तो जाहिर सी बात है बेहतर पोजीशन में वही होगा जो सस्ती चीजें बेच रहा है, उसके पास ज्यादा लोग चीजें लेंगे। Causes of inflation, demand pull inflation and cost push inflation। पहले हम देखते हैं कि डिमांड किसके रिलेटेड है, कंज्यूमर के या फर्म के। तो डिमांड हमें पता है वो तलब कौन करता है, कंज्यूमर, फर्स्ट एजेंट ऑफ इकोनॉमी। तो उसके रिलेटेड क्यों महंगाई वो बढ़ाता है, उस कंज्यूमर की वजह से भी महंगाई बढ़ती है। किस तरह से? इट इज डिमांड साइड इन्फ्लेशन, इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। अगर कोई बंदा डिमांड करने लगे, डिमांड में इजाफा हो जाए, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस द प्राइस लेवल। किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो बेचने वाला चीज महंगी कर देगा, प्राइस बढ़ा देगा। स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस इफ एग्रीगेट सप्लाई डजंट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एग्रीगेट डिमांड। वो कहता है इस तरह से अगर ये डिमांड बढ़ाता रहेगा तो चीजें महंगी होती रहेंगी, अगर सप्लाई की तरफ से कोई चेंज नहीं आएगा। वो कैसा चेंज आ सकता है कि अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो फिर खराब होने का खतरा होता है चीजों का, तो कीमत कम करना पड़ती है। तो इस तरह तो कीमत कम हो सकती है, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो जैसी थी वैसी है, बस डिमांड में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो दुकानदार डिमांड को बढ़ता हुआ देखकर अपनी चीजें महंगी कर देता है। स्पीड ऑफ डिमांड फॉर इन्फ्लेशन बिकम्स फेयर ऑन गेटिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। वो कहता है कि ये जो डिमांड की वजह से महंगाई हो रही है ये और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, जब सारे लोग अपने कारोबार के ऊपर लगे हों। अब पाकिस्तान में सारे लोगों को अगर रोजगार मिल जाए तो उनके पास पैसे आएंगे, वो फिर डिमांड ज्यादा करेंगे, तो डिमांड ज्यादा करने से फिर चीजें और महंगी होंगी। तो इस तरह से वो कहते हैं अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाए तो फिर डिमांड की वजह से जो महंगाई है वो और ज्यादा सेवियर हो जाती है, सख्त हो जाती है।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर देखें डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखें सप्लाई का एक ही कारक है, सप्लाई कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड की कारक जो है डाउनवर्ड और नेगेटिव, इनमें इजाफा हो रहा है 81, 82, 83। इसके बाद है द ग्राफ शोज दैट, ये वही एक्सप्लेनेशन है जो ग्राफ में है। रीजंस फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फिस्कल स्टिमुलस, fiscal action of the state can cause an increase in aggregate demand. If there an increase in government spending, then effect of multiplier might make this an even greater increase. अब यहाँ पर देखिए हुकूमत वो कहता है कि अगर ज्यादा खर्चा कर रही है, खर्चा ज्यादा कर रही है, then effects of multiplier might make this an even greater increase, डिमांड की वजह से। monetary stimulus, a fall in interest rate causes an increase in demand. अब यहाँ पर देखें सूद कम हो रहा है तब कर्जे ज्यादा लेंगे, मनी पैसे की डिमांड बढ़ेगी बैंकों से, therefore leading to too much money chasing too few goods. A fall in interest rate causes an increase in demand. कि अगर आपको सूद कम देना पड़ रहा है, monetary stimulus. A fall in interest rate causes an increase in demand. अब यहाँ पर देखें डिमांड किस चीज की, पैसे की। वो कहता है कि अगर कोई बैंक आपको सूद कम लगा रहा है आपके ऊपर, तो आप उसकी वजह से डिमांड ज्यादा करेंगे अपने कर्जे की, therefore leading to too much money chasing too few goods. The surplus money and economic system would increase the price level and therefore inflation. वो कहता है कि जब पैसा ज्यादा आ जाएगा तो लोग ज्यादा चीजें खरीदने लग जाएंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड के बढ़ने की वजह से हम महंगाई देख रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना। If exports become cheaper to foreigners and a comparative amount of imports are not bought, then AD will shift outward, causing a rise in level of inflation. वो क्या कहता है, वो कहता है if exports become cheaper, अगर हम जो चीजों को बेच रहे हैं गैर मुल्कियों को, अगर वो चीप हो जाए, कम हो जाए, सस्ती, and a comparative amount of imports are not bought, और उधर से imports ना की जाए, then aggregate demand will shift outward, causing a rise in level of inflation. तो जिसकी वजह से वो डिमांड इधर की बढ़ जाएगी, इधर की डिमांड बढ़ेगी, तो फिर प्राइस बढ़ जाएगी। अब देखें, अगर एक चीज है हम अपने मुल्क की खरीदें, एक होती है बाहर के मुल्क की खरीदें, अगर वो कहता है कि हमारे लिए हम बाहर की चीजों को ना खरीदें, एक कंपैरेटिव अमाउंट ऑफ इंपोर्ट्स आर नॉट बॉट, अगर हम इंपोर्ट ना करें चीजों को, सिर्फ लोकल चीजें खरीदें, तो लोकल लोग क्या करेंगे, वो कीमतें बढ़ा देंगे, क्योंकि वो डिमांड बढ़ रही है ना, हम लोकल चीजें जो खरीदेंगे, तो जिसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। फास्ट ग्रोथ इन अदर कंट्रीज, इफ स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन नेबरिंग कंट्रीज इंक्रीजेस, इट विल इम्पैक्ट ऑन आवर एक्सपोर्ट्स. Neighboring countries will buy more of technical and non-technical commodities from our country, which can cause an increase in demand for our goods, and aggregate demand will shift upward. This rising AD demand will ultimately increase the price level. Remedies, इलाज, डिक्रीज इन डिमांड, इट इज a response to demand pull inflation. वो कहता है कि डिमांड की वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो इसका इलाज ये है कि डिमांड कम करो ताकि महंगाई ना हो। राइज एंड इंटरेस्ट रेट, दिस विल डिक्रीज द इन्वेस्टमेंट। वो कहता है अगर बैंक वाले सूद बढ़ा दें तो लोग कर्जे नहीं लेंगे, जिसकी वजह से कारोबार नहीं करेंगे, सो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस। रेजिंग टैक्सेस टू रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम एंड स्पेंडिंग, वो कहता है कि ऐसा करो कि लोग डिमांड क्यों कर रहे थे ज्यादा, क्योंकि उनके पास पैसा था, तो बेहतर है उनके ऊपर आप टैक्सेस ज्यादा लगाओ, ताकि वो फिर इसके ऊपर क्या करें, उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, टैक्स को कट करने के बाद जो हमारी तनख्वाह बचती है, एंड स्पेंडिंग, फिर वो खर्चा ही कम। दिस वुड इंक्लूड increasing a value added tax associated with buying goods and services as a way to discourage the spending. वो कहते हैं इसके ऊपर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगा दो गुड्स और सर्विसेज को बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर, ताकि क्या हो, लोग इसके ऊपर स्पेंडिंग यानी खर्चा ना करें। रिड्यूस मनी सप्लाई, by removing the money from circulation, central authority reduces the possibility for transactions to occur, therefore reducing the potential for prices to rise. Money supply कहते हैं लोगों के दरमियान पैसा कितना है, तो वो कहता है लोगों के दरमियान जो पैसा है ना उसको कम कर दो, तो जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, ट्रांजैक्शंस भी कम करेंगे, तो इस तरह से फिर प्राइसेस का जो इजाफा है वो उसका पोटेंशियल कम पड़ जाएगा, इजाफा नहीं होगा इतना। क्यों? क्योंकि वो डिमांड नहीं कर सकेंगे। Increase in direct taxes. Increase in direct taxes will reduce the disposable income and so consumption and aggregate demand decreases. Direct taxes वो कहते हैं डायरेक्ट हमारी इनकम वगैरह के ऊपर जो टैक्स लगेगा, जो हमसे टैक्स अथॉरिटीज हमसे टैक्स कलेक्ट करेंगे हमारी तनख्वाह से, तो हमारे पास पैसे कम बचेंगे। जब कम पैसे बचेंगे तो हम चीजों की कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड हमारी कम होगी। कास्ट पुश इन्फ्लेशन, अब कास्ट किसके रिलेटेड है, ये सेकंड एजेंट ऑफ इकोनॉमी, फर्म से रिलेटेड है, क्योंकि कास्ट वही खर्चा करती है ना किसी प्रोडक्ट को बनाने पर, तो इट इज सप्लाई साइड इन्फ्लेशन।
An increase in price level as a result of an increase in cost of production is usually known as cost push inflation. उसमें लोग डिमांड ज्यादा कर रहे थे तो चीजें महंगी हो गई थी। इसमें चीज इसलिए महंगी है क्योंकि चीज जब बनी है तो उसके ऊपर खर्चा ज्यादा आया है, तो खर्चे तो पूरे करने हैं अब दुकान वाले ने, फर्म ने, जिसकी वजह से वो महंगाई कर देता है, चीजें महंगी कर देता है। Rising cost of production due to increase in wages or due to cost of other inputs will discourage the investors, and as a result level of production will fall. Under such circumstances short term aggregate supply curve will shift inward. वो कहता है कि जब हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनकी मदद से हम कोई रिसोर्स, हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कहता है कि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही महंगे हो जाएंगे तो फिर लोग उनको खरीद नहीं सकेंगे, तो अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे कारोबार में, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा। अगर इस तरह से प्रोडक्ट कम बनेगा तो सप्लाई भी कम होगी, जिस वजह से सप्लाई कर्व जो है वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। प्रिवेलिंग शॉर्टेज इन मार्केट विल पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन मार्केट प्राइस लेवल। वो कहते हैं अब सप्लाई कम हो रही है, चीजें कम हो गई हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी। जब शॉर्टेज हो जाएगी तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रेशर पड़ जाएगा प्राइस लेवल के ऊपर। अब यहाँ पर देखें जो एग्रीगेट डिमांड कर रहे एडी डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप, वो कांस्टेंट है, डिमांड के ऊपर हम यहाँ पर नहीं देख रहे, हम ये सप्लाई साइड है, तो वो कहते हैं सप्लाई यहाँ पर चेंज दिखा रहा है कि सप्लाई बढ़ रही है। एक्सप्लेनेशन, इसमें वही ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है। Reasons for cost push inflation: rising labor cost, an increase in wages often occur when unemployment is low and skilled labor can demand more of the wage increases. अब वो कहता है कि जब बेरोजगारी कम हो, लोगों का रोजगार लगा हो, तो वो फिर नखरे करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। तो इस तरह से जब उनकी तनख्वाहों में इजाफा होता है तो इसका मतलब है कि हम मजदूरों को ज्यादा तनख्वाहें दे रही हैं, तो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर के ऊपर ज्यादा खर्चा हो रहा है, उसको ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं, तो जब खर्चा ज्यादा हो रहा है तो फिर हमने वही चीजें महंगी करके खाता पूरा करना है। Expectations of inflation: if people in the economy expect inflation to be higher in the following period, then they will ask for a higher wage in order to protect their real income purchasing power. In doing so, this will increase the cost to a firm, increasing their cost and therefore fulfilling the expectations of higher inflation. वो कहता है कि जब हमें पता होना कि आज से एक महीना बाद महंगाई बढ़ जाएगी, तो इस टाइम फिर जो मजदूर हैं वो कहते हैं अपने मालिकों को हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, ताकि हमारी तनख्वाहें ज्यादा होंगे तो हम महंगाई के दौर में महीने के बाद चीजें खरीद सकेंगे, तो जिसकी वजह से फिर दुकान के ऊपर खर्चे बढ़ जाएंगे क्योंकि वो महंगाई हो जाएगी, क्योंकि वो मुलाजमीन को ज्यादा तनख्वाहें उसे देनी पड़ रही हैं। When higher inflation does materialize, employees then expect it to be higher in the following year and hence the chain of events continues. वो कहता है कि जब इस तरह से महंगाई बढ़ती है महीने के बाद तो उनको लगता है कि अगले साल भी बढ़ेगी, तो इस तरह से फिर वेज और प्राइस स्पाइरल जो है वो साइकिल पूरा कंटिन्यू रहता है। Component or factors of production cost: an increase in the price of raw material is a higher cost incurred by the firm. वो कहता है कि हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो इजाफा है दुकान की वजह से वो महंगाई बढ़ाता है, प्राइस बढ़ा देता है। Higher indirect taxes, increased duties. Duties किसे कहते हैं? Tax on imports and exports on fuel or particular type of food will increase the final cost of goods sold. वही कह रहा है कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर अगर टैक्सेस ज्यादा लगेंगे तो वो उनकी प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा, तो इस तरह से चीजें महंगी हो जाएंगी। Cost of imports rising. If there is a fall in the exchange rate, then firm will see the prices that they pay for the import increases, thereby increasing the cost to their firm. वो कहते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट में हमारी कमी हो रही है, फिर फर्म विल सी द प्राइसेस दैट दे पे फॉर द इंपोर्ट इंक्रीजेस। वो कहते हैं इंपोर्ट के ऊपर जो प्राइसेस है उनमें इजाफा हमें नजर आएगा। एक्सचेंज रेट यहाँ पर कम हो रही है, हमारे पैसे की वैल्यू जो है कम है, तो इसका मतलब है जो हम चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से लेकर आ रहे हैं, उनके बदले में हमारे पैसे की वैल्यू बहुत कम है, तो हमें बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से चीजों की महंगाई हो रही है, चीजों के ऊपर खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो जब इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा खर्चा आएगा प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो इंपोर्टर फिर जब चीज बेचेंगे तो वो भी उसकी महंगाई फिर करेंगे। Remedies: control over cost of inputs. It is a response to cost push inflation. वो कहता है कि अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के महंगे होने की वजह से जो महंगाई से हो रही थी उसका इलाज क्या है? Limit the wage increase. Wages can be a significant input cost, and so by keeping the wages low, this will assist in reducing the upward pressure on the final prices. वो कहता है कि जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं उनको कम रखना चाहिए ताकि हमारे खर्चे कम हों, ताकि हम कीमतें कम रखें और महंगाई ना। Cost of utilities. Another significant input cost is energy, and so the government can increase or decrease the energy prices to temper the inflation. अगर कहीं पर महंगाई बढ़ाने की जरूरत पड़े तो हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा कर देती है, अगर महंगाई कम करनी हो तो बिजली की कीमतों में कमी कर देती है। Reduce the cost of imports. This can be done by allowing the domestic currency to appreciate in relation to the currency it is importing from, thereby reducing the cost of domestic funds.
वो कहता है कि अब हमने जो हमारी जो कास्ट ऑफ इंपोर्ट्स है ना, जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनको हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे? दिस कैन बी डन बाय अलोइंग द डोमेस्टिक करेंसी टू एप्रिशिएट इन रिलेशन टू द करेंसी इट इज इंपोर्टिंग फ्रॉम। ठीक हो गया। अब इस तरह से जब हम चीज इंपोर्ट करेंगे, अगर तो हमारे पैसे की कदर कम होगी तो वो चीज हमें महंगी लगेगी, हमें महंगी पड़ेगी। अगर हमारे पैसे की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो हमें चीज सस्ती पड़ेगी। अमेरिका से हमने कोई चीज खरीदी है, वो $1 की है। अगर $1 हमारे पैसे की करेंसी बहुत वैल्यू कम है करेंसी की, $1 300 का है, तो इसका मतलब हमें 300 पे करना पड़ेगा। अगर हमारे पैसे की वैल्यू ज्यादा है, मतलब $1 सिर्फ ₹100 का है, तो हमें ₹100 देना पड़ेगा। तो इस तरह से इंपोर्ट की जो कास्ट है वो हम किस तरह से कम कर सकते हैं? अपने पैसे की कदर को बढ़ाकर। सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, provision of subsidies and reduction in indirect taxes reduces the cost of production and hence help in a controlling cost push inflation. Provision of subsidies and reduction in indirect taxes reduces the cost of production. हम जो अपने रिसोर्सेज लेकर आते हैं, अगर उनके ऊपर टैक्स कम लगेगा या हुकूमत की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, तो जिसकी वजह से हमारे खर्चे कम होंगे, तो इस तरह से बाद में फिर हम चीज भी महंगी नहीं बेचेंगे, तो महंगाई नहीं होगी। वेज प्राइस स्पाइरल, राइज इन वेजेस इंक्रीजेस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। वो कहता है कि मुलाजमीन की उजरत या तनख्वाह में इजाफा उनकी आमदन बढ़ा देता है, विच देयरफॉर इंक्रीजेस द डिमांड फॉर गुड्स, जिसकी वजह से वो फिर में उनके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं, इनकम बढ़ गई है, तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। एंड इवेंचुअल इंक्रीज इन प्राइस, फिर डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो उधर से फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगी। राइजिंग प्राइसेस कैन कॉज ग्रेटर डिमांड फॉर हायर वेजेस। वो कहते हैं चीजें महंगी हो जाएंगी तो फिर मुलाजमीन कहेंगे अपने मालिकों को कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। देयरफॉर इंक्रीजिंग द डिस्पोजेबल इनकम, फिर उनकी इनकम में उस तरह से इजाफा हो जाएगा, मालिक तनख्वाह बढ़ा देगा। एंड द साइकिल कंटिन्यूज। अब तनख्वाह का इजाफा फिर दोबारा तनख्वाह के इजाफे की तरफ ले जा रहा है। वो किस तरह से? वो कहता है कि अगर किसी बंदे की तनख्वाह में इजाफा होगा तो वो चीज की ज्यादा डिमांड करेगा, फिर चीज महंगी होगी। जब महंगी होगी तो वो जाकर मालिक को कहेगा कि मार्केट में चीजें महंगी हैं तो मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। तो इस तरह से पूरा साइकिल कंटिन्यू रहता है। अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेट ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारी की हालत होना, उससे हम कहते हैं ये क्या? अनएम्प्लॉयमेंट है। सिचुएशन ऑफ बीइंग जॉबलेसनेस, सिचुएशन वेयर ए पर्सन इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर ए जॉब, जब कोई बंदा किसी रोजगार की तलाश में हो तो हम कहते हैं ये क्या है? बेरोजगारी की हालत में है, अनएम्प्लॉयमेंट की हालत में है। सिचुएशन वेयर पर्सन इज अनएबल टू फाइंड वर्क, ऐसी सिचुएशन जिसमें उसको कोई काम नहीं मिल रहा। मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट, number of unemployed labor force divided by the total labor force at a given time. Unemployment rate is equal to unemployed labor force divided by total labor force into 100. Categories are levels or types of unemployment: short run unemployment and long run unemployment. Short run unemployment arises for a short period and then disappears. Short run है, छोटे अरसे के लिए है, तो वो कहते हैं ये जो बेरोजगारी है ये छोटे टाइम के लिए आती है और उसके बाद फिर खत्म हो जाती है। टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, ये छोटे टाइम के लिए जो बेरोजगारी आती है उसमें कितनी टाइप्स हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, सीजनल किसे कहते हैं? मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भी रोजगार में इजाफा या कमी होती है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस व्हेन पीपल आर सर्चिंग फॉर जॉब और ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन जॉब टू एन अदर। तो ये कौन सी है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब कोई बंदा एक नौकरी छोड़कर किसी दूसरी नौकरी की तरफ जाए। दिस कैन ऑफन जस्ट बी टेम्परेरी एंड कैन टेक ए व्हाइल वाइल्स पीपल स्किल सेट अडॉप्ट। तो वो कहता है इस तरह से ये फिर छोटे टाइम के लिए होती है, क्योंकि बंदा एक जॉब छोड़ता है तो उसके बाद दूसरी जॉब ज्वाइन कर देता है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी वो कहते हैं ऐसा काम जो हमारी मर्जी के मुताबिक हो, हमारे बस में हो, जिसको हम कर सकते हैं कंट्रोल। arises when people choose not to enter the labor force at the prevailing wage rate। वो कहता है कि ऐसी किस्म की बेरोजगारी जब एक बंदा इसलिए रोजगार पर नहीं लगता क्योंकि वो कहता है इस टाइम जो मुलाजमीन की तनख्वाहें चल रही हैं वो उसके फेवरेबल नहीं होती, वो उसके लिए फेवरेट नहीं होती। It can be more beneficial for them to receive the social security rather than go into a job and be required to pay tax। वो कहता है वो समझते हैं कि बेहतर ये नहीं है कि हम कोई सोशल सिक्योरिटी ले लें, बजाय इसके कि हम कोई नौकरी करें फिर उसके ऊपर टैक्स भी दें। लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट, जो ज्यादा लंबे अरसे के लिए हो, arises for a long period and is permanent in its nature। वो कहते हैं ये लंबे अरसे के लिए बेरोजगारी की हालत है और ऐसे लगता है ये एक मुस्तकिल है। टाइप्स ऑफ लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन इकोनॉमी इज इन रिसेशन, जब मुल्क की मईशत बुरी हालत में है। ए पीरियड ऑफ लो ग्रोथ, एग्रीगेट डिमांड कैन बी डेफिशिएंट टू मीट द पोटेंशियल आउटपुट इन एन इकोनॉमी, therefore firms cut back the production and number of labor required also decreases। अब यहाँ पर देखें
डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। वो क्या कह रहा है, व्हेन इकोनॉमी इज इन रिसेशन, जब मुल्क की मैशत बुरी हालत में है, एग्रीगेट डिमांड कैन बी डेफिशिएंट, कि ओवरऑल मुल्क में जो लोगों की तलब होगी वो कम होगी, टू मीट द पोटेंशियल आउटपुट इन एन इकोनॉमी, कि मुल्क में जितना प्रोडक्ट बन रहा है उसके मुताबिक चलने के लिए। देयरफॉर फर्म्स कट बैक द प्रोडक्शन एंड द नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड आल्सो डिक्रीजेस। जब प्रोडक्शन कम करेगी तो लेबर की भी कम जरूरत पड़ेगी। रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस व्हेन वेजेस आर केप्ट आर्टिफिशियली हाई थ्रू पावरफुल ट्रेड यूनियंस। वो कहते हैं जब मजदूरों की तनख्वाहें को एक मसनूई तौर पर हाई रखा जाए। A higher minimum wage means that the demand for labor is less because firms cannot afford to employ that many people. वो कहते हैं हुकूमत की तरफ से होता है कि कम से कम एक मुलाजिम की तनख्वाह जो है वो 20,000 होगी या कम से कम 30,000 होगी। तो फिर पूरे मुल्क के जो लोग हैं जिन्होंने रोजगार दिया हुआ है लोगों को, उनके ऊपर ये चीज बाइंडिंग होती है कि उसने हुकूमत की ये बात माननी है। हुकूमत ने जो एक मिनिमम लिमिट दे दिया है कि कम से कम इतनी तनख्वाह हर मजदूर को जरूर देनी है। तो वो कहते हैं उस मिनिमम लिमिट, अगर वो लिमिट बहुत ज्यादा पैसे होंगे, अगर हुकूमत मिनिमम लिमिट सेट करे कि कम से कम हर मजदूर की तनख्वाह 50,000 होगी, तो इसका क्या मतलब है? तो जिसकी वजह से फिर जब एक रोजगार देने वाले को पता चलेगा कि अब हुकूमत ने कह दिया है कि मैंने हर अपने मुलाजिम को कम से कम 50,000 तनख्वाह जरूर देनी है, तो फिर वो मुलाजिम रखेगा ही नहीं। जब मुलाजिम नहीं रखेगा तो इसका मतलब है मुलाजमीन की डिमांड कम हो गई है। क्यों? क्योंकि फर्म इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि वो हर मुलाजिम को कम से कम 50,000 जरूर दे। तो अगर हुकूमत की तरफ से लिमिट कम रखी जाएगी तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, अगर लिमिट बड़ी रखी जाएगी तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा। अब यहाँ पर देखें कि आमतौर डिमांड और सप्लाई का हमने बनाई है, तो एक है W1, ठीक है। उसके बाद जब मिनिमम जो लिमिट ऊपर गई कि पहले 20,000 थी, अब जो मिनिमम लिमिट है W मिनिमम वो ऊपर हो गई, उसकी लिमिट बढ़ गई 20 से अब 40,000 हो गई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब बढ़ी तो हमने कहा कि अब बहुत से लोग बेरोजगारी पर हैं, क्योंकि फर्म अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि इतनी ज्यादा तनख्वाहें वो दे सके, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो उस रीजन को उसने लिख दिया है अनएम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स। एक्सप्लेनेशन यही बातें हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस थ्रू इनएफिशिएंसीज इन द लेबर मार्केट, मजदूरों की जो सलाहियतें हैं उनमें अगर कमी हो उसकी वजह से भी बेरोजगारी बढ़ती है। अराइजेस थ्रू ए मिसअलाइनमेंट ऑफ स्किल सेट इन सेंट्रल ज्योग्राफिकल लोकेशंस। अब एक बंदा है वो किसी एक काम में माहिर है लेकिन हम किसी और काम में उसे लगा देते हैं, या एक बंदा है वो किसी एक एरिया में अच्छा काम कर सकता है लेकिन हम किसी और एरिया में उसे काम दे देते हैं। लेबर इज अनविलिंग टू मूव जियोग्राफिकल टू सर्च in search of new work. Firms are unwilling to take on the people with different skill sets. Effects of unemployment. It creates a greater loss of GDP of a country. अब देखें GDP क्या होती है, हम कहते हैं कि पूरे मुल्क में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वर्थ। अब एक बंदा है वो मुल्क की आमदन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा क्योंकि बेरोजगार, तो जब वो काम पर नहीं लगेगा, इनकम नहीं कमाएगा, तो पूरे मुल्क की इनकम में भी उसका हिस्सा नहीं होगा। तो इस तरह से पूरे मुल्क की इनकम का नुकसान हुआ। Unemployed labor force doesn't participate in economic activity and government has to face a shortfall in tax collection. अब यहाँ पर देखें जब लोग ज्यादा रोजगार पर लगे होंगे उनकी इनकम्स भी ज्यादा होंगी तो हुकूमत ज्यादा लोगों से टैक्स लेगी। अगर रोजगार कम होगा तो कमाने वाले कम लोग हैं तो हुकूमत टैक्स भी कम लोगों से ले सकेगी। अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो कॉजेज एन इंक्रीज इन पॉवर्टी। अब जाहिर सी बात है बेरोजगारी की वजह से गुर्बत में इजाफा होता है। पीपल विदाउट जॉब्स रिमेन अनएबल टू फीड देयर फैमिलीज। बगैर नौकरी के लोग जो हैं अपने खानदान को खिला पिला भी नहीं सकते। इट कॉजेज ग्रेटर इम्बैलेंसेस इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट नैशनल आउटपुट फॉल्स दिस मेक्स द करंट अकाउंट डेफिसिट वास्ट। वो कहता है कि अब इस बेरोजगारी की वजह से हमारा जो नेशनल आउटपुट है, जो नेशनल इनकम है, ठीक है, आउटपुट का मतलब है नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बदले इनकम ही आती है। अगर वो कहता है इसकी वजह से ये कम पड़ जाता है, क्यों? फिर करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट हो जाता है, हमारे मुल्क की जो पैसा है उसमें भी कमी हो जाती है। Empty minds are devil's workshops. Unemployed people slip into social evils, for example, theft, robbery. बेरोजगारी की वजह से वो कहते हैं लोग फिर डाके और चोरी वगैरह डकैती भी करते हैं। रेमेडीज, इसका इलाज क्या है? By utilizing labor intensive technology, demand for labor can be increased, which can be helpful to reduce the unemployment. वो कहता है अगर आपने बेरोजगारी को कम करना है तो कोशिश करें कि ऐसे कारोबार करें जहां पर लोगों की मदद ली जाए, ना कि टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए। अब जहां पर कोई मशीन काम कर रही है तो वहां पर किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, तो जिसकी वजह से वो कहता है फिर
लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगारी बढ़ती है। तो इसलिए वो कहते हैं कोशिश करें कि ऐसा कारोबार करें जहां पर आप लोगों को रोजगार दे सकें, ना कि सारे काम मशीनरी से रहें। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कैन आल्सो हेल्प द गवर्नमेंट टू ओवरकम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या थी? मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बेरोजगारी में इजाफा। एक बंदा है वो सर्दियों में उसका कारोबार अच्छा है लेकिन गर्मियों में उसका कारोबार चलता ही नहीं है, तो ये मौसम की तब्दीली की वजह से उसका कारोबार खत्म हो जाता है। उसको कारोबार खत्म होता है तो काम करने वाले जो लोग हैं वो भी बेरोजगार हो जाते हैं। तो वो कहते हैं इस तरह से फिर खास तौर पर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वहां पर तो मौसम डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है चीजों के ऊपर, तो उनमें हुकूमत को इस तरह के रिफॉर्म्स लानी चाहिए कि मौसम की तब्दीली की वजह से लोगों को बेरोजगारी की तरफ ना जाना पड़े। कल्चर ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग शुड बी एनकरेज टू कीप द लेबर फोर्स बिजी विद डिफरेंट क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर। वो कहते हैं कि एक बंदा है जो सिर्फ गर्मियों में फसलें उगाता है, तो उसने जो बंदे लगाए हुए हैं काम के ऊपर, वो गर्मियों में तो रोजगार लगा हुआ है, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो उनका मालिक जो है सर्दियों का कोई चीज नहीं उगाता, तो वो बाकी लोगों को कह देता है कि तुम लोग अब रेस्ट करो घर में, कोई रोजगार नहीं है मेरे पास, तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो वो कहता है हुकूमत को चाहिए कि वो मदद करे उनकी, और उनको इस काबिल बनाए कि वो सर्दियां और गर्मियां दोनों में कोई ना कोई चीज उगा सकें, ताकि जो लोग उन्होंने रोजगार पर लगाए हुए थे वो पूरा का पूरा साल रोजगार पर रहें। मिसमैच विद न्यू टेक्नोलॉजीज अनदर रीजन फॉर बीइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब नई टेक्नोलॉजी की वजह से अगर उसमें आपका मिसमैच हो रहा है तो उसकी वजह से आप बेरोजगार हो रहे हैं। अब जिस तरह से एक बंदा है वो पहले किसी कॉलेज में फिजिकल पढ़ा रहा था, उसके बाद कोरोना के बाद ऑनलाइन एजुकेशन का दौर आ गया। अब अगर ऑनलाइन की वजह से कोई बंदा कहता है कि नहीं यार मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाना, मैं तो बस फिजिकली पढ़ा सकता था, अब ये उसके ऊपर चॉइस है ना, वो इस टेक्नोलॉजी को मैच नहीं करने जा रहा, वो खुद नहीं चाह रहा कि वो इस नई टेक्नोलॉजी को मैच करे, तो जिसकी वजह से उसका अपना कसूर है और वो बेरोजगारी की तरफ जाएगा। हाँ, जिसने इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया है ऑनलाइन पढ़ाने को, तो उनके लिए फायदा है। सेम इस तरह से अगर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो स्टूडेंट कहता है कि नहीं मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ना और ऑप्शन सिर्फ ऑनलाइन का है सपोज, तो वो अपना नुकसान करेगा। हाँ, अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका फायदा है। गवर्नमेंट शुड प्रमोट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स इन दिस रिगार्ड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड। वो कहते हैं हुकूमत जो है हर बंदे को अपना कारोबार करने के लिए भी सपोर्ट करे, उसके लिए वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकती है और टेक्निकल सपोर्ट भी दे सकती है, मतलब पैसे भी दे सकती है कि जाओ अपने कारोबार करो, जाओ मशीनरी वगैरह भी दे सकती है। रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन इज अनदर रीजन ऑफ राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब आबादी में इजाफा जो है ये बेरोजगारी में इजाफा कर देता है। गवर्नमेंट शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन टू एड्रेस दिस इशू। वो कहता है कि पॉपुलेशन यानी आबादी को कंट्रोल करने के लिए भी हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए। फिलिप कार्क अप्रोच, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। वो कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी दोनों में इनवर्स रिलेशन है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी जो है वो कम होगी, अगर महंगाई कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एन एफर्ट ऑफ रिड्यूसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट विल कॉज एन इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। वो कहता है अगर हम बेरोजगारी को कम करने की कोशिश करते हैं तो उधर से महंगाई बढ़ जाती है। ये मैंने आपको पहले बताया है, अगर बेरोजगारी कम होगी तो मतलब रोजगार ज्यादा है, लोग काम पर लगे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें आ रही हैं, वो चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे, तो चीजों की प्राइसेस में इजाफा होगा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगी। When government increases its expenditure to create the job in the economy, demand for labor increases। अब यहाँ पर ये इस एस्पेक्ट से कह रहा है कि जब हुकूमत जो है वो अपना खर्चा करेगी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाएगी, उसके ऊपर फिर लोगों को रोजगार देगी, तो इसकी वजह से मुलाजमीन की डिमांड में इजाफा हो रहा है, क्योंकि वहां पर मुलाजमीन उसने लगाने हैं, मुख्तलिफ लोगों को रोजगार देना है। राइजिंग डिमांड फॉर लेबर विल पुट एन अपवर्ड प्रेशर ऑन द वेजेस। वो कहता है कि हुकूमत इसलिए खर्चा कर रही है कि कोई प्रोजेक्ट बनाए, उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों को रोजगार दे। अब लोगों को पता चल रहा है कि हमें अब अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं, हुकूमत को मुलाजमीन चाहिए, तो जिसकी वजह से वो डिमांड करते हैं कि हमारी तनख्वाहें ज्यादा हों, खासतौर पर वो लोग जो ज्यादा स्किलफुल हों, वो ज्यादा महंगे हो जाते हैं। टू एंगेज द लेबर फोर्स विद प्रोडक्शन प्रोसेस, फर्म्स हैव टू इंक्रीज द वेजेस व्हिच अल्टीमेटली कॉज टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। वो कहता है कि इस मौके पर फिर जो दुकानदार है, मतलब गवर्नमेंट समझ लें जिसने मुलाजमीन को लगाना है, या कोई और प्राइवेट बिजनेस है, फर्म है, उसने मुलाजमीन को लगाना है, तो इस केस में वो कहता है कि अब वो डिमांड कर रहे हैं मुलाजमीन की उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, तो अगर वो तनख्वाहें इस तरह से बढ़ा देती है तो फिर फर्म की कास्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी इजाफा हो रहा है, तो फिर इस तरह से वो चीज महंगी बेचेगी, तो फिर इन्फ्लेशन हो जाएगी। Short on Philip, it shows an inverse relation between unemployment and inflation. This is known as a trade-off between inflation and unemployment. More inflation means low unemployment and less inflation means more unemployment. वो कहते हैं महंगाई ज्यादा है तो समझो बेरोजगारी कम है, अगर महंगाई कम है तो समझो बेरोजगारी ज्यादा है।
ये इसके दरमियान रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन शो किया गया है। Explanation. The graph shows that unemployment rate is along x-axis where inflation rate is along y-axis. An increase in inflation rate from P1 to P2 is the cost of decrease in unemployment. वो क्या कहता है? वो कहता है क्योंकि हमने बेरोजगारी में कमी की है तो उसका नुकसान ये हुआ, फिर हमें महंगाई में इजाफा हो गया हमारी। लॉन्ग रन फिलिप का मिल्टन फ्रीडमैन ए मोनेटरिस्ट, हायर इन्फ्लेशन एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट। वो क्या कहता है? वो कहता है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है और उधर बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। Any attempt to decrease the prevailing unemployment leads to a rise in inflation in long run. वो कहता है आपका कोई भी स्टेप जिसमें आप बेरोजगारी को कम करने की कोशिश करते हैं उसमें आपकी महंगाई बढ़ जाती है। There is no trade-off between inflation and unemployment. ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि मुख्तलिफ उसने कर्व शो किए हैं। लॉन्ग रन में तो उसने वो ऊपर वाली शो कर दी है कि कंसिस्टेंट है। शॉर्ट रन में वो कहता है SRPC, शॉर्ट रन फिलिप कर्व, शॉर्ट रन फिलिप कर्व 2, शॉर्ट रन फिलिप कर्व 3। तो इसमें वो शो कर रहा है कि किस तरह से ये इनमें बढ़ रही है। अब यहाँ पर देखें, the graph shows that initial economy is at point A along SRPC1 where U2 and P1 are initial rate of unemployment and rate of inflation respectively. With increasing the government expenditure, aggregate demand shift upward and therefore a higher inflation in the economy. This is shown by a movement from point A to B along SRAC1. With shift of AD to right, the demand for labor will increase. AD aggregate demand किसके लिए या लेबर के लिए कह रहा है, and unemployment level will decrease. However, due to higher inflation, worker will face the lower real wages, and they will offer the less labor. Output in the firm will decrease, and SRAC1 will shift SRAC2 to the right from point B. Here, a higher inflation rate is prevailing with already existing rate of unemployment. Next time, worker will demand more wages as to cover the current and expected inflation as they have learned from past. This process will continue along the movement from C to D and E and so on. तो सेम बातें वो बता रहा है। Eventually, vertical long run Philip curve states that there is no trade-off in the long run. Hence, according to Friedman, long run Philip curve is vertical at natural rate of unemployment. अब natural rate of unemployment का क्या मतलब है? Combination of frictional unemployment यानी voluntary unemployment and structural unemployment, मतलब mismatch with new technology. There will always be a level of unemployment in the economy which is unavoidable. वो कहते हैं हमेशा कोई ना कोई बेरोजगारी की ऐसी किस्म जरूर होती है जिसको हम इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते। The people who are affected by this are known as frictionally or structurally unemployment. This is known as a type of voluntary unemployment because they are choosing to abstain from the labor market. क्योंकि हम वॉलंटरी किसे कहते हैं, जब हम जानबूझकर इसलिए काम पर नहीं जाते क्योंकि तनख्वाह कम है। Whilst this might seem unfair in the economic terms, these people who do not participate in the labor market at the current wages are unemployment. Even if a whole industry has declined and there is not any work in the local economy, they could in theory move to another part of the country and engage in work. This means that in an economy there will always be a level of unemployment, therefore known as the natural rate.